सुप्रभात बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ व सुरक्षित होंगे, साथ ही अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, हमने हिंदी साहित्य के पाठ 5 चंदन के पेड़ का भाग 1 का अध्ययन किया था। ये पाठ कक्षा 8 के छात्रों के लिए है। तो बच्चों, आइए हम भाग 1 की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। बच्चों, भाग 1 में हमने सुनंदा नाम की लड़की के विषय में पढ़ा जो एक दुर्घटना की शिकार हो गई थी, जिसमें उसने अपनी आंखें खो दी, परंतु उसने अपने जीवन में हार नहीं मानी। वो आगे ही बढ़ती गई और गांव के स्कूल के प्रधानाचार्य उसे अपने घर ले आए। वहां उसने देवी देवताओं के लिए माला बनाना सीखी। इसके साथ वो घर पर ही रहकर अन्य विषयों के बारे में भी ज्ञान प्राप्त करती रही। प्रतिदिन उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। अब वो स्पर्श द्वारा व सूंघ कर और सुनकर अपने सभी कार्यों को करने लगी। वो अपने कुत्ते गुग्गू के साथ रोज पहाड़ियों पर घूमने जाती थी। उसे एक दिन ये एहसास हुआ कि वो जिन पेड़ों के पास जाती है वहाँ अब पेड़ नहीं परंतु उनके ठूंठ ही रह गए हैं। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ 5 चंदन के पेड़ का भाग 2 का अध्ययन करते हैं। मैं सोचने लगी, ये तो चंदन की लकड़ी है। अब एक पत्थर उठाकर मैंने ठूंठ के भीतरी भाग से रगड़ा। उसमें भी चंदन की सुगंध आने लगी। मैंने इधर उधर चलकर 3 अन्य ठूठों का पता लगाया। मैं सोचने लगी, इन चंदन के पेड़ों को किसने काटा और क्यों? पेड़ काटे जाते हैं। मुझे राव गुरु के कहे शब्द याद आ गए और मैंने उसे स्वयं ही दोहराया, भौ भौ भौ। आओ गुग्गू, घर चलें, मैंने उससे कहा और हम जल्दी जल्दी घर की ओर चल पड़े। घर में प्रवेश करते ही मैंने राव गुरु से कहा, मामा, किसी ने उस तरफ कुछ चंदन के पेड़ काट लिए हैं। आपके ख्याल में किसने काटे होंगे? बच्चों, इस भाग में जब सुनंदा अपने गांव के पास पहाड़ियों पर घूमने प्रतिदिन जब जाती थी तो वहाँ जिन पेड़ों की झुरमुट में वो जाती थी, छाया के नीचे बैठती थी, उन पेड़ों की छाया और वो पेड़ वहाँ पे नहीं थे, परंतु उनकी जगह वहाँ सिर्फ ठूंठ रह गए थे। उसने उन पेड़ों की ठूंठ को रगड़ा और सूंघा तो उसमें से चंदन की खुशबू आई। उसको ये पता चला कि यहाँ पे पेड़ों को किसी ने काट दिया है और वो जल्दी से अपने घर पहुंची और राव गुरु को उन्होंने बताया कि लगता है वहाँ पे किसी ने पेड़ काटे हैं और वो पेड़ चंदन के हैं। तो आइए बच्चों, आगे का अध्ययन करते हैं। सुनंदा, इस बारे में मुझे पता नहीं, मैं मुदालियर से पता लगाता हूँ, राव गुरु ने चलते चलते कहा। मुदालियर गांव की पुलिस चौकी का हेड कांस्टेबल था। अगले दिन गुग्गू के साथ घूमने फिरने के पश्चात मैंने राव गुरु को उस दिन की ताज़ा खबर दी। चंदन के कुछ और पेड़ काट लिए गए हैं, लेकिन राव गुरु ने जोर देकर कहा, सुनंदा, मैंने मुदालियर से पूछा था पर वो कहता है कि इस क्षेत्र के चंदन के पेड़ बिल्कुल सुरक्षित हैं। यहाँ तो कोई उनकी एक टहनी भी नहीं तोड़ सकता। मगर मामी ने मेरा पक्ष लेते हुए कहा, लेकिन ये सब सुनंदा की कल्पना तो नहीं हो सकती। वास्तव में राव गुरु कहते रहे। ये सुनकर मुदालियर काफ़ी परेशान हुआ और मुझसे कहा कि सुनंदा से कहो कि वो ऐसी अफवाहें ना फैलाएं। 13 वर्ष की एक अंधी लड़की की बात भला कौन मानेगा? मैंने धीरे से कहा। आओ सुनंदा, परेशान मत हो। मामी ने मेरे कंधे पर अपने हाथ टिका दिए और सांत्वना दी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि कीमती चंदन की लकड़ी चोरी की जा रही थी। अगले दिन सुबह सवेरे ही मैं और गुग्गू चंदन क्षेत्र की ओर चल पड़े। गुग्गू को मैंने आज नेतृत्व सौंप दिया और वो मुझे आगे आगे घसीटने लगा। चंदन क्षेत्र में पहुंचकर हमें खोजने पर एक झाड़ी के पीछे अच्छी तरह छिपकर बैठने का स्थान मिल गया। हम बहुत देर तक अधीरता से ना जाने का इंतज़ार कर रहे थे। मुझे तो झपकी भी आ गई थी। तभी गुग्गू घुर्रा उठा।
मैं तुरंत सतर्क हो गई। अगले ही क्षण गुग्गू कूद कर आगे बढ़ गया और भौंकने लगा। मैं झाड़ियों के पीछे सांस रोके प्रतीक्षा कर रही थी। पैरों की आहट अब निकट आ रही थी। जैसे ही कोई नजदीक आया, गुग्गू ने भौंकना बंद कर दिया। किसी ने गुग्गू से पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी तरह क्या तुम भी गश्त कर रहे हो? बच्चों, कहानी के इस भाग में जब सुनंदा ने पेड़ कटने की शिकायत राव गुरु से कही तो वो गांव के मुदालियर नाम के एक व्यक्ति के पास पहुंचे, जो कि एक हेड कांस्टेबल था। तो उसने कहा कि शायद सुनंदा को धोखा हुआ है, परंतु यहाँ से एक चंदन के पेड़ की कोई भी कटाई नहीं हो रही, ना ही कोई पेड़ की एक टहनी काट सकता है। परंतु सुनंदा प्रतिदिन आके रावगुरु को कहती थी कि मामा और भी पेड़ काटे जा रहे हैं। अगले दिन फिर सुनंदा दोबारा उसी चंदन के क्षेत्र में पहुंची। वहां पे वो चुपचाप से एक झाड़ी के पीछे छुप के बैठ गई। तभी उसका कुत्ता गुग्गू जो था वो घुर्राने लगा और वहां पे उसको कुछ पैरों की आहट सुनाई दी। गुग्गू ने फिर भौंकना बंद कर दिया और गुग्गू को देखकर किसी ने उससे पूछा कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मेरी तरह तुम भी गश्त कर रहे हो? तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। मैंने मुदालियर की आवाज़ पहचान ली। मैंने अनुमान लगाया कि उसने मुझे नहीं देखा था। जब उसके कदम इतनी दूर चले गए कि उसकी आहट आनी बंद हो गई तो मैंने चैन की सांस ली। बाकी सारा दिन कुछ नहीं हुआ और मैं घर लौट आई। अगली रात मैं घड़ी में 11 बजने का इंतज़ार कर रही थी। राव गुरु और उनकी पत्नी ने खर्राटे भरने शुरू किए तो मैं गुग्गू को साथ ले दबे पांव घर से निकल पड़ी। चंदन के पेड़ के पास पहुंचने से पहले ही मैंने धीमी किर्र किर की आवाज़ सुनी। गुग्गू परेशान होकर घुर्राने लगा। अरे शोर मत करो, मैंने धीमी आवाज़ से गुग्गू से कहा और कसकर उसे पकड़ लिया। हम आगे बढ़ते रहे और आवाज़ें तेज़ होती गईं। मुझे ख्याल आया, यदि यहाँ कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ तो इस स्थान में खूब प्रकाश होना चाहिए। आदमी अंधेरे में तो काम कर नहीं सकते, तब तो वे मुझे ज़रूर देख लेंगे। मैंने गुग्गू को रास्ते के एक तरफ धकेल दिया, फिर उसका पट्टा पकड़कर झुकती हुई बढ़ने लगी। मेरे कान एकाग्र होकर सब तरह की आवाज़ों को सुन रहे थे। किर्र किर्र का स्वर बराबर आ रहा था और अब वाहनों के इधर उधर जाने की आवाज़ भी यदा कदा सुनाई दे रही थी। काफ़ी देर तक इसी तरह चलता रहा। फिर किर्र किर्र की आवाज़ें थम गई। अब मैं आदमियों का स्वर सुन सकती थी। रमेश, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। रात के 2 बज रहे हैं और हाँ, इस चंदन की लकड़ी को बेचकर तुम जितना कमाओगे उसका 10% मेरा होगा। यदि मेरा हिस्सा नहीं दोगे तो उच्च पदाधिकारियों को सतर्क कर दिया जाएगा और तुम जीवन भर के लिए जेल के खींचों के पीछे सड़ते रहोगे। बच्चों, कहानी के इस भाग में जब सुनंदा को शक होता है कि पेड़ों की कटाई अभी भी बराबर चल रही है, उसने एक रात को ये प्लान बनाया कि जब राव गुरु और उनकी पत्नी सो जाएंगे तो वो चुपचाप से जंगल की ओर जाएगी। और वो चुपचाप से रात में धीमे धीमे दबे पांव जंगल की ओर गई। वहाँ पे उसको बहुत सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे गाड़ियों के जाने की आवाज़ और किर किर की आवाज़। काफ़ी समय तक ये आवाज़ें सुनने के बाद फिर उसे कुछ आदमियों के भी स्वर सुनाई दिए, जिसमें 2 लोग आपस में बातचीत कर रहे थे और एक व्यक्ति रमेश नाम के व्यक्ति से कह रहा था कि तुम चंदन में जितना भी कमाओगे उसका 10% हिस्सा मुझे भी चाहिए। तो आइए बच्चों, आगे का अध्ययन करते हैं। एक क्षण के लिए मैं धक सी रह गई। जो आवाज़ मैं सुन रही थी वो तो मुदालियर की थी। मैं सांस रोके और गुग्गू का पट्टा पकड़े खड़ी रही। ज़रूर दूंगा जनाब, एक अन्य स्वर ने कहा। फिर सब कुछ शांत हो गया। मेरा हृदय इंजन की तरह धक धक कर रहा था।
मैं गुग्गू को पट्टे से खींचती हुई सीधे घर की ओर लपकी। बिस्तर में घुस तो गई, लेकिन नींद जरा भी नहीं आई। मुदालियर का स्वर बार बार मेरे कानों में गूंज रहा था। सुबह राव गुरु के जागने पर मैंने सब कुछ उन्हें बता दिया। सुनंदा, क्या तुम ठीक कह रही हो? राव गुरु ने मुझसे पूछा। एकदम ठीक मामा। तब तो मुझे उत्कमंड के पुलिस मुख्यालय से बात करनी पड़ेगी, राव गुरु ने निश्चित स्वर में कहा। मामी ने मेरा सिर थपथपाकर कहा, बड़ी बहादुर लड़की है। कुछ दिनों बाद राव गुरु के साथ मुझे भी पुलिस मुख्यालय में बुलाया गया। वहां मुझसे कई प्रश्न पूछे गए और जो कुछ मैंने राव गुरु को बताया था उसकी पुष्टि कर ली गई। घर जाते हुए मैंने राव गुरु से पूछा कि अब मुदालियर का क्या होगा। यदि उसके विरुद्ध काफी प्रमाण मिल गए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बच्चों, जब सुनंदा जंगल में थी और उसने बहुत सी आवाजें सुनी, उस आवाज में उसे एक आवाज जानी पहचानी लगी जो कि मुदालियर की थी। तो उसे शक हुआ और वो सब सुन के जल्दी जल्दी अपने घर चली गई। फिर सुबह उसने उठकर राव गुरु को सारी घटना बताई। राव गुरु ने कहा कि इसके बारे में मुझे मुख्य पुलिस को बताना पड़ेगा। जब वो वहाँ गए तो वहाँ पे सुनंदा को भी बुलाया गया और कई प्रश्न उससे पूछे गए। उसके बाद जब सुनंदा वापस घर आई तो उसने राव गुरु से कहा कि क्या मुदालियर पकड़ा जाएगा। तब राव गुरु ने उत्तर दिया कि यदि उसके खिलाफ कई सबूत मिल गए तो वो पकड़ा जाएगा। तो आइए बच्चों, आगे का अध्ययन करते हैं। 1 महीना बीत गया। एक सुबह राव गुरु ने मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर प्यार से कहा, सुनंदा, चंदन की लकड़ी की चोरी का भांडाफोड़ करने के लिए पुलिस विभाग ने तुम्हें इनाम दिया है। मैंने उनका हाथ पकड़कर चूम लिया। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मामी ने कहा। आज तो मैं देवी लक्ष्मी को खीर का भोग लगाऊंगी। आगे सुनो, मैंने सुनंदा को राष्ट्रीय अंध विद्यालय में भर्ती करवाने का निश्चय किया है। सुनंदा, वहाँ तुम अपने फायदे के कुछ काम सीखोगी। मैं तुम्हारे इनाम का रुपया बैंक में डाल दूंगा। इस तरह से तुम अपना जीवन फिर से आरंभ कर सकोगी। तुम्हारी पढ़ाई भी जारी रहेगी। मैं राव गुरु का धन्यवाद करना चाहती थी, मगर मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हमने ये जाना कि पर्यावरण और वृक्षों की रक्षा करना मानव का परम कर्तव्य है। जिस प्रकार से सुनंदा नाम की एक छोटी बच्ची जो कि एक दुर्घटना की शिकार हो गई थी और उसमें उसकी आंखें चली गई थी, परंतु उसने अपने साहस, अपनी दृढ़ता और लगनता के साथ चंदन के पेड़ों की कटाई होने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और अपने साहस के द्वारा उसने ये घृणित कार्य रोका। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, परंतु हमें उसका सामना करना चाहिए और निरंतर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो आशा करती हूँ बच्चों, ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर मैं आपको दे रही हूँ, जो आपको अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में करना है। साथ ही कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिन्हें आपको अपनी पुस्तक में करना है। धन्यवाद।